हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हिस्ट्री। उसमें सेकंड पार्ट हम कर रहे थे। सेकंड चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में भी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग अब तक कर चुके थे कि किस तरह से यूरोप में नेपोलियन के बाद दो, आप कह सकते हो दो तरह की मतलब क्लास उभर कर आई। एक थी एरिस्टोक्रेट्स और दूसरे थे न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, अब न्यू मिडिल जो क्लास थी वो क्या थी? वो एक लिबरल क्लास थी। लिबरल मतलब वो एक ऐसी क्लास थी जो गरीबी से ऊपर उठकर आई थी। गरीब थे वो, पहले बहुत पुअर्स थे, ठीक है, पुअर पीपल थे। उन्होंने फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आया तो इंडस्ट्री आने के बाद वो एक कमर्शियल क्लास बन गई। वो अब प्रोफेशनल्स हो चुके थे, बिजनेसमैन बन चुके थे, इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे। तो अब उनके पास भी पैसा आ गया था और वो अब क्या कर रहे थे? वो एरिस्टोक्रेट्स जैसे ही प्रिविलेज चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि जैसे एरिस्टोक्रेट्स को कुछ सुपर स्पेशल पावर्स मिली होती हैं, उस तरह की सोसाइटी में पावर उन्हें भी मिले। तो अब हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि जो लिबरल नेशनलिज्म थे वो क्या मानते थे, उनको क्या लगता था कि नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, वो ये मतलब उनकी सोच बताई जाएगी इसमें। ओके, उसने कहा है आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलायंस टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अगर आप कहेंगे कि अर्ली 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के टाइम में पूरे यूरोप में लिबरलिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब लिबरलिज्म है क्या? द टर्म्स ऑफ लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। ठीक है, जो लिबरलिज्म है वो लैटिन से निकला हुआ है, लैटिन भाषा से निकला हुआ है, जिसका नॉर्मल मतलब है लिबरल होना, यानी कि आज़ाद होना, मीनिंग फ्री मतलब फ्री रहना। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द, अब जो लिबरलिज्म थे मतलब जिनको हम लिबरल आइडियोलॉजी वाले लोग कह रहे थे, मिडिल क्लास वाले, न्यू मिडिल क्लास वाले, वो किस चीज़ से आज़ाद होना चाहते थे? सबसे पहली बात इन्होंने कही है, ध्यान से देखना, मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर बिफोर द लॉ। पहली बात तो वो ये चाहते थे कि जैसे एरिस्टोक्रेट्स को, जैसे रॉयल फैमिलीज को लॉ के आगे स्पेशल सा ट्रीट किया जाता है, उनके आगे बाकी सब पीछे रह जाते हैं। तो उनका मानना पहला ये था कि जो कानून है, जो लॉ है, उसके आगे चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो एरिस्टोक्रेट्स हो, चाहे वो पुअर पीजेंट्स हो, सभी क्या हो? इक्वल हो। तो वो इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, दूसरा क्या था? गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? एक ऐसी गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे वो जो कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि अपने आप से कुछ भी नहीं बना होना चाहिए। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि उसका भी एक दायरा होना चाहिए। अपनी मर्जी से ये नहीं है कि तानाशाह जो मर्जी करे, या मोनार्क है जो वो बैठा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिनके पीछे पहले कोई इलेक्शन हुए हों, कुछ इस टाइप से सरकार जो है चुन कर जानी चाहिए। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical provision। वो कह रहे थे कि अब क्या होना चाहिए? जो एरिस्टोक्रेसी है, यानी कि जो राजा को पावर दी गई है ना, वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए, यानी कि मोनार्क्स को जो पावर है, मोनार्क सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए। और जो क्लैरिकल से यहाँ मैंने देखो लिखा भी हुआ है कि यहाँ क्लैरिकल प्रिविजन से मतलब है कि उस टाइम पे जब मोनार्क होते थे तो जो चर्च में फादर या ये पॉप वगैरह बैठते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा पावर होती थी, उनकी पावर भी जो है वो कम होनी चाहिए। ये सब डिमांड कौन कर रहे थे? लिबरल कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। वो कह रहे हैं, देखो दो तीन चीज़ें इन्होंने बताई हैं। 19th century liberal also stressed the इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कुछ चीज़ें जो लिबरल चाह रहे थे कि हो, अब यानी किस चीज़ से आज़ादी चाह रहे थे? नंबर 1 कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। ठीक है, यानी सब लॉ के आगे इक्वल हो। दूसरा, गवर्नमेंट जो हो वो कॉन्टेस्ट से हो, ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से मोनार्क सिस्टम चला लिया। तीसरा, इन्होंने कहा है कि जो एरिस्टोक्रेसी है उसका एंड होना चाहिए, यानी कि राजा को जो पावर दी गई है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और क्लैरिकल प्रिविलेजन होने चाहिए, यानी कि जो चर्च को स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशल प्रिविज़न है, उनको कुछ स्पेशल अटेंशन दी जाती है, उनकी स्पेशल आप ये कह लो कि उनके कुछ डिसीजन है जिन्हें माना जाता है,
वो नहीं माने जाने चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया, चौथा इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुन कर जाएं, जैसे वोट डालें और हम जिनको आगे चुने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हों वही गवर्नमेंट बनाएं, पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ पे मतलब होना चाहिए। पांचवा वो बता रहे थे कि इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का नियम आपको याद है, नेपोलियन के टाइम पीरियड में आया था प्राइवेट प्रॉपर्टी का नियम, कि जो संपत्ति है वो उसके ऊपर राजा भी अपना राइट जमा सकता है, किसी के पास भी अपनी सेपरेट बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए थी। तो उसका जो वो था, आप कह सकते हो कि उसके ऊपर से एबॉलिश हटा लिया गया था, उसके ऊपर से वो हटा लिया कि सबकी अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो दादा या ग्रैंड पेरेंट्स है उन्हें देके जाते हैं, तो वो सब हमारे पास रहनी चाहिए, उन पे मोनार्क का कोई राइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सरफेस। यहाँ ये बात ध्यान रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं कह रहे कि सभी गरीब अमीर सब इकट्ठे हो जाएं, यहाँ वो बात गलत हो गई थी। उन्होंने कहा कि सभी अमीर गरीब सभी इकट्ठे हो जाएं, ऐसा नहीं है, बस वो अपने आप को, यानी जो लिबरल क्लास थी वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स के या अमीरों के बराबर रखना चाहती थी, उन्हें विमेंस से भी कोई मतलब नहीं था। वो उनके हिसाब से विमेंस बेशक जिस कंडीशन में है उसी में रहे, उन्हें वो अपने बराबर नहीं रखना चाहते थे, वो इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रेंच विच मार्क द फर्स्ट political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property ओविंग मैन। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ इन्होंने कहा है ना कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो कह रहे थे, लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कह रहे थे, उन्हें गरीबों से या विमेन से कोई मतलब नहीं था। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद कर रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए लिबरल डेमोक्रेसी आई थी और वहाँ सभी को राइट टू वोट मिला था, लेकिन जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे उस टाइम पे एक बार सबको मिला था, लेकिन बाद में फिर दोबारा क्या हो गया था कि प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो राइट टू वोट कर सकते थे और विमेंस को राइट टू वोट नहीं था, यानी वो नहीं कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि लिबरल जो थे वो विमेंस से उनको कोई मतलब नहीं था कि विमेंस को राइट टू वोट मिले या ना मिले, लेकिन वो ज़रूर अपने आप में जो रॉयल फैमिलीज थे उनके इक्वल रहे। ठीक है, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन क्लब, थोड़े से टाइम पीरियड में जब जैकोबिन क्लब्स का टाइम आया था उस टाइम पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आप कह सकते हो कि थी। उस टाइम पे सभी को, सभी मेल को, उसमें भी फीमेल की बात नहीं आई है, जब जब जैकोबिन क्लब आया था तो मेल सभी को राइट था वोट डालने का, उससे पहले या उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर तो बाद में जब फ्रीडम आई, इंडिपेंडेंस आई और आज के टाइम में सबको है, लेकिन जब जैकोबिन क्लब आए थे उस टाइम थोड़े से टाइम के लिए मेल पर्सन को, सभी को राइट टू वोट मिला था, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन नेपोलियन ने फिर से क्या कर दिया था, लिमिटेड कर दी थी कि जो सफरेज हैं और एंड रिड्यूस वीमेन। और जब नेपोलियन कोड लगाया था तो उसने फिर कर दिया था कि जो गरीब हैं या दास हैं या जो लेबर्स वर्ग है वो सब जो है वो वोट नहीं करेंगे और विमेंस भी वोट नहीं करेंगी। ठीक है, सिर्फ कौन वोट करेगा उनके हिसाब से जो अमीर थे और जो मेल पर्सन थे और अमीर भी थे। ठीक है, और नेपोलियन कोड ने तो एक और बात भी कही थी कि जो विमेन होती है ना वो माइनर होती हैं, वो अभी उतना संभालने के लायक नहीं है और उनको उनको जो है सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, उन्हें फादर और हस्बैंड की अथॉरिटी में ही रहना चाहिए, उनको अपने राइट्स लेने का, डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं है। ठीक है, थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विमेन इन नॉन प्रोपेटेड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 19th और अर्ली 19th सेंचुरी के लास्ट में और अर्ली 20th सेंचुरी में भी जो था वो विमेंस ने, और जिनको वोट का राइट नहीं था यानी गरीब लोगों ने और विमेंस ने, ठीक है, जो अमीर नहीं थे जो गरीब थे वो और विमेंस, उन्होंने इकट्ठे होकर क्या किया था, पॉलिटिकल एक तरह से मांग उठाई थी, ये डिमांड करी थी पॉलिटिकल लेवल पे कि उन्हें भी क्या मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं इसमें हम, यस,
इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में उठा रहे हैं कि पीछे से स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना जी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज, वेट ए मिनट, आई थिंक इधर उधर हो गया कहीं से, हाँ जी यहाँ से है। इन द इकोनॉमिक स्प्रेड लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एबॉलिश ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल्स। अब यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ लिबरलिज्म ये भी चाह रहे थे, क्योंकि वो कमर्शियल थे ना, वो ट्रेड ज़्यादा करते थे, तो वो मार्केट को भी फ्री चाह रहे थे। फ्री कैसे चाह रहे थे, ऐसा नहीं था कि सब कुछ फ्री में मिलेगा मार्केट में, नहीं। उनका मानना था कि मार्केट में या ट्रेड करने में जो बैरीज लगाई जा रही हैं, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, वो कम कर देने चाहिए, वो ख़त्म कर देने चाहिए, ताकि उनका ट्रेड जो है वो और ज़्यादा आगे पहुंच सके। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जा रहे थे तो बहुत सारे आपको जो है ना वो टैक्सेस देने पड़ रहे थे। मान लो कि ये पूरा यूरोप था, यहाँ एक स्टेट से सामान गया, दूसरे में गया, तीसरे में गया, चौथे में गया, उसे यहाँ पहुँचना था। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने बहुत सारी जगह पे यहाँ टैक्स दिया, फिर यहाँ टैक्स दिया, फिर यहाँ टैक्स दिया, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे टैक्स देना पड़ता था। तो जो लिबरल क्लास थी, आपको पता है वो बिजनेसमैन क्लास थी, वो कमर्शियल क्लास थी, ट्रेड उनका होता रहता था, तो उनका एक ये भी मानना था कि जो इस तरह से ट्रेड पे बैरीज लगाई हैं या जो टैक्स लगाए हैं, वो जो हैं गुड्स पे और वो जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ अमर्जिंग मिडिल क्लास, और ये 19th सेंचुरी में एक बड़ी भारी डिमांड थी मिडिल क्लास की तरफ से कि जो टैक्स लगाए जा रहे हैं ट्रेड पे वो बंद कर देने चाहिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब जर्मन स्पीकिंग जो जगह थी जहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती थी, हाफ 19th सेंचुरी में, पहली 19th सेंचुरी में स्टार्टिंग में, ठीक है, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपालिटीज ऑफ ए confederation of 39 states. Each of these possesses its own currency and weight and measurement. A merchant traveled in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom rupees of about 5% of at each one of them. Duties were often, अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि जो नेपोलियन का टाइम पीरियड था, नेपोलियन ने जिस एरिया में पूरे में अपना राज्य स्थापित कर रखा था, वहाँ बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी कि वहाँ उसने लगभग 39 स्टेट्स पे अपना उसका राज था, ठीक है। और क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि एक मर्चेंट था जो 1833 में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। उसने वो लगभग हैम्सबर्ग से उसे न्यूरम्बर्ग जाना था, और 11 जगह पे उसे बीच में कस्टम ड्यूटीज़, यानी कि एक तरह से 11 जगह पे उन्होंने बीच में टैक्स देने पड़े, ठीक है। अपने ही देश में 11 जगह पे टैक्स देने पड़े। अगर हम इंडिया की बात करें तो जितने भी स्टेट हैं, अगर हम एक स्टेट से निकले दूसरे स्टेट में टैक्स दें, दूसरे में निकले तीसरे में टैक्स दें, तो आप सोचिए कि हम कितने जगह पर अपना इस तरह से व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि इतनी तो सामान की कीमत होगी, ऊपर से हर बार जो टैक्स लगेगा वो भी उस सामान के अंदर ही लगेगा, तो बहुत कॉस्टली हो जाता था। तो उस जो बंदा था उसने 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरम्बर्ग तक 11 जगह पे कस्टम ड्यूटीज़ दी, यानी 11 जगह पे टैक्स दिया, और हर जगह पे 5% जो था वो टैक्स लग रहा था, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ड्यूटीज़ वर ऑफन lived according to the weight of measurement of the goods। वो कह रहे हैं कि कस्टम ड्यूटीज़ जो है ना वो सामान के वेट पे और इन सब चीज़ों के ऊपर भी लगनी चाहिए थी। एज ईच रीजन हैज़ इट्स ओन सिस्टम। अब क्या हुआ कि हर जगह पे अलग अलग तरह से मेज़रमेंट होती थी, क्योंकि हर जगह पे वेट के लिए और मेज़रमेंट के लिए अलग अलग आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स होते थे, ठीक है। जैसे अगर आप गांव में अभी भी अपने यहाँ जाते हो तो कई जगह एक पत्थर रख लेते हैं, दूसरा पत्थर, ये आधा किलो का पत्थर है, ये 1 किलो का पत्थर है, ये 2 किलो का पत्थर है, ठीक है। इस तरह वहाँ पे भी ऐसा होता था। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज एले। एले क्या होती थी, जो कपड़ा मापने के लिए अब हम यूज़ करते हैं ना, मीटर, सेंटीमीटर, इंची टेप्स को यूज़ करते हैं। एले एक ऐसी यूनिट होती थी जिससे क्लॉथ को नापा जाता था, तो वो भी अलग अलग थी। जैसे इन्होंने कहा कि जो एले की बता रही हूँ मैं, लंबाई जो थी उसका हर जगह जगह पे अलग अलग तरह से सिस्टम था। एक कपड़ा आप कह लो जो एले था वो फ्रैंकफर्ट में तो
54.7 मीटर मिलता 1 मीटर में, ठीक है। मेज में अगर उसको नापे जाए तो 55.1 मीटर हो जाता, न्यूरेमबर्ग में 65.6 हो जाता, ठीक है। फायरबर्ग में उसे नापा गया तो 53.5, यानी कि 1 मीटर की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो सारी जगह पे अलग अलग थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक एक मेजरमेंट का एक सिस्टम नहीं था, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक चेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास हु आर्ग्यू फॉर द creation of a unified economic territory allow the unhardable movement of goods, people and capital in 1834 a custom union or Jolewaline, ठीक है, was formed as the intensive of Persia and joined by the most of the German state। हुआ क्या कि इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको कि धीरे धीरे एक जगह थी, एक जगह का नाम था जालवेराइन। जालवेराइन एक तरह से एक ग्रुप बना था, एक यूनियन बनी थी, ठीक है। और इसमें पर्शिया भी जो है इन्वॉल्व था, पर्शिया के पीपल भी इन्वॉल्व थे। 1834 में ये ग्रुप बना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी, इसमें लगभग सभी जर्मन के लोग इकट्ठे हुए इस ग्रुप में, जो जालवेराइन में एक ग्रुप बना, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो बैरीज थी उनको हटा दिया गया, और जो आप ये कह सकते हो कि जो करेंसी थी ना, वो हर जगह की अलग अलग करेंसी थी। तो लगभग 30 करेंसी थी उस टाइम पे, लगभग 30 करेंसी अलग अलग तरह की मार्केट में थी। उन्होंने करेंसीज को हटाकर सिर्फ 2 करेंसी रख दी और उन्हीं को मान्यता दी गई। अब जो था थोड़ी सी सिचुएशन संभल रही थी, क्योंकि अब मेजरमेंट जो था वो एक जैसा कर दिया था, ठीक है। करेंसी भी लगभग कम कर दी थी, कहाँ 30 करेंसी थी, कहाँ बस 2 करेंसी, यानी कि कहीं पे भी जाओ वो 2 करेंसी से काम चल जाता था, नहीं तो हर किंगडम में अलग अलग करेंसी होती थी, ठीक है। और उसने बिजनेस के फील्ड में भी बहुत सारा उस जो ग्रुप बना था जलवाइन ग्रुप यूनियन, उसने बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम किए। उन्होंने जो रेलवेज था उसको ज़्यादा एस्टेब्लिश किया, यानी नेटवर्क ज़्यादा फैलाया रेलवे का, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो है ना, नेशन का यूनिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि सारा नेशन एक हो जाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि जो आप ये कह सकते हो कि हमें जो है ना इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली हमें नेशन को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र जो है वो मजबूत हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने अब तक इसमें किया कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड। लिबरल नेशनलिज्म क्या चाहते थे? पहला वो चाहते थे इंडिविजुअल जो है ना इक्वालिटी हो लॉ के आगे। दूसरा उसने कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्टेस्ट के बेस पे होनी चाहिए। तीसरा उसने कहा कि एरिस्टोक्रेसी ख़त्म हो जानी चाहिए और क्लैरिकल प्रिविजन भी ख़त्म कर देने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम हो और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे जाएं गवर्नमेंट में। एक कहा कि इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, ठीक है। और वो चाह रहे थे कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ट्रेड के ऊपर वो सब ख़त्म हो जानी चाहिए, मेजरमेंट का एक सिस्टम होना चाहिए, और वो हुआ भी, ठीक है। और करेंसी जो है वो 1-2 ही होनी चाहिए, यानी करेंसी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो बैरीज जाती हैं ट्रेड बैरीज जो होती हैं वो नहीं लगानी चाहिए, बहुत कम कर देनी चाहिए, ये सब किया गया। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो कंजर्वेटिव के ऊपर बनाएंगे 1815 में, कि कंजर्वेटिव एक नई टर्म्स आई थी और कौन थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। सॉरी, थैंक यू।